हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। अगर हम 12th स्टैंडर्ड की बात करें और ऑप्शंस की बात करें एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, देन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट व्हिच इज ऑफर्ड बाय वेरियस आईएम्स इज सर्टेनली अ प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन। किस तरह से हम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, किन स्टेजेस को हमें पास करना होता है, क्या करिकुलम होता है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। एक एडवांटेज ये है कि अगर आप इस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स आप उसी कॉलेज में ना सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करेंगे, साथ में अपनी मास्टर्स की डिग्री। अगर आप बीच में इन कोर्सेज को छोड़ के जाना चाहते हैं तो यस, आपके पास ऑप्शन है। आफ्टर 3 इयर्स आप लीव कर सकते हैं कॉलेज को और आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री इम्पार्ट हो जाएगी और उसके बाद मास्टर्स की डिग्री के लिए आप अपने दूसरे ऑप्शंस को भी तलाश सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, स्पेशली अगर हम आईएम इंदौर की बात करें, ये कोर्स 2011 में शुरू हुआ था। 2019 में आईआईएम रोहतक ने, 2021 में आईआईएम रांची, जम्मू एंड बोध गया ने ये कोर्स लॉन्च किया है और उम्मीद है आने वाले सालों में कुछ और आईआईएम्स या कुछ और अच्छे प्रेस्टिजियस बी स्कूल्स इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। तो आईआईएम इंदौर में अगर हम जाना चाहें तो जो स्टेजेस हमें पास करनी होती है उनमें से सबसे पहली स्टेज कहलाती है आईपीएम 80, दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, समझते हैं कुछ इजी स्टेप्स के थ्रू। सबसे पहली स्टेप में हम फोकस करेंगे अबाउट द एग्जाम। तो स्टेप 1 है नो द एग्जाम। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इनटेक। ये इंफॉर्मेशन 2021 आईपीमेट एग्जाम पर बेस्ड है। 2022, 23 या उसके बाद के सालों की अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो करस्पॉन्डिंगली जो नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा उसी के बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है एज। कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर August 1, 2001। 5 years का रिलैक्सेशन है टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, दैट इज दे मस्ट बी बोर्न ऑन और आफ्टर August 1, 1996। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है? कैंडिडेट शुड हैव पास्ड स्टैंडर्ड 12th और एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2019 and 20 और appearing in 2021। And minimum percentage of marks, candidate should have minimum 60% in 10th and SSC। 5% का relaxation है for the candidates from SC, ST in PWD category and should have passed standard 12th HSC और equivalent examination। इस साल 12th में minimum percentage marks की जो requirement थी वो waive off कर दी गई थी। अदरवाइज नॉर्मली 60% का रिक्वायरमेंट 12th में भी होता है। तो आप ये मान के चलें कि 10th और 12th दोनों ईयर्स में आपको 60% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। हाँ, 5% का रिलैक्सेशन है टू एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। टोटल स्टूडेंट्स का इनटेक कितना है? 150 इंक्लूसिव ऑफ ऑल द कैटेगरीज। जब इस कोर्स की शुरुआत हुई थी तब 120 सीट्स थी, अब ये 150 सीट्स हो गई हैं और उम्मीद है कि आने वाले सालों में नंबर ऑफ सीट्स और बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसे हमें क्रॉस करना होगा। ये सबसे पहला हर्डल है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। एग्जाम कब होता है? नॉर्मली ये अप्रैल एंड या मई बिगिनिंग में होता है। हाँ, पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। 2021 में 20 में एग्जाम हुआ था सितंबर में और 2021 में जुलाई में। बट उम्मीद है कि 2022 ऑनवर्ड्स ये अपने रेगुलर शेड्यूल जो कि अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक होता है उस समय कंडक्ट होगा। कुल कितने सेक्शंस होते हैं? एक ही पेपर होगा, उसमें 3 अलग-अलग सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। आपको एक स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आपको अपना फाइनल आंसर टाइप करना होता है। क्यूए एमसीक्यू हमारा एक और सेक्शन होगा। एमसीक्यू दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन याद रखिए हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, मल्टीपल आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के अलावा रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन से भी पूछे जाते हैं। थर्ड सेक्शन है वर्बल एबिलिटी दैट इज इंग्लिश। मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट आंसर बेस्ड होते हैं। क्वेश्चंस कितने हैं? अगर हम इस साल की बात करें पैटर्न की
तो क्यूए ऐसे दैट इज शॉर्ट आंसर में 10 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यूए में, और वर्बल एबिलिटी में 30 क्वेश्चंस। अदरवाइज नॉर्मली अगर ये फुल लेंथ पेपर होता है तो 20, 40 एंड 40 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली आपको मिलते हैं। टाइम लिमिट कितनी है? इस साल टाइम लिमिट थी 30 मिनट पर सेक्शन। याद रखिए यहाँ पर सेक्शनल टाइम लिमिट होती है। अगर अगेन ये फुल लेंथ पेपर होगा तो 40 मिनट पर सेक्शन का टाइम लिमिट होता था। थोड़ा बहुत वेरिएशन हर साल हो सकता है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पे ध्यान देना। ऑर्डर ऑफ सेक्शन, कौन सा सेक्शन सबसे पहले ओपन होगा, ये प्री स्पेसिफाइड होता है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए सेम होता है और ये एडमिशन कमिटी डिसाइड करती है। मार्किंग सिस्टम क्या है? सही मार्क्स, अगर आप किसी क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करते हैं तो आपको 4 मार्क्स अलॉट होते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो -1। क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ना तो आपको कोई मार्क अवार्ड होता है, ना ही कोई मार्क्स डिडक्ट होता है। हाँ, जो शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ सेक्शनल टाइम लिमिट में एक बात ध्यान रखने की है कि मान लीजिए मेरे सामने वर्बल एबिलिटी का सेक्शन ओपन हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, वहां से मैं क्वेश्चन नंबर 30 पे जा सकता हूँ, वापस क्वेश्चन नंबर 1 पे आ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जो आंसर मार्क किया उसे मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 30 मिनट वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में ही रहना होगा। 30 मिनट्स पूरा होते ही ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हम वापस वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में नहीं आ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन मान लीजिए क्यूए ऐसे का ओपन हुआ है, तो अब हम उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, 10 से 1 तक वापस आ सकते हैं, आंसर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? कट ऑफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आईएम इंदौर आपके तीनों सेक्शंस की कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ पे फोकस करता है, और ये कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? एडमिशन कमिटी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पर्सनल असेसमेंट के लिए। कैसे सेलेक्ट किया जाए स्टूडेंट्स को पर्सनल असेसमेंट के लिए? इसके लिए सबसे पहले पॉजिटिव रॉ स्कोर देखे जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जिनके हर एक सेक्शन में मिनिमम 1 मार्क्स आए हैं, केवल वही स्टूडेंट्स इस चीज के लिए कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? मिनिमम कट ऑफ मार्क इन ईच सेक्शन। एडमिशन कमेटी डिसाइड करती है कि भाई फर्स्ट सेक्शन में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, हर एक कैटेगरी के हिसाब से ये मार्क्स डिसाइड होते हैं। अब जो स्टूडेंट्स ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनको आप कह सकते हैं एलिजिबल पूल ऑफ कैंडिडेट्स। बाकी लोगों को ये बता दिया जाता है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं और आप हमारे इस प्रोसेस में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है। जिन बच्चों को एलिजिबल पूल के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता, उनके मार्क्स डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को फर्दर राउंड्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उनके मार्क्स कभी भी डिस्क्लोज नहीं किए जाते। हमारे पास एलिजिबल पूल आ गया है, अब क्या करें? अब होता है कंप्यूटेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। ये कैसे किया जाता है? इसका एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया आपको आईएम इंदौर की साइट पर भी मिल जाएगा। लेट्स से फर्स्ट सेक्शन है क्यूए एसए। तो यहाँ पर एप्टीट्यूड स्कोर कैसे किया कैलकुलेट किया जाएगा? 25 मल्टीप्लाइड बाई कैंडिडेट का स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर होल डिवाइडेड बाई मैक्सिमम स्कोर इन दैट सेक्शन माइनस मिनिमम स्कोर। ऐसे ही क्यूए एमसीक्यू के लिए 25 एंड वीए के लिए 50। याद रखिए ये पैटर्न बदल सकता है, तो हर साल आपको नोटिफिकेशन पे ही ध्यान देना होता है फाइनल डायरेक्शन के लिए। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कैलकुलेट हो गया है हर बच्चे का जो एलिजिबल पूल में है, एंड देन वो अपनी एक इंटरव्यू कॉल लिस्ट तैयार करते हैं। लेट्स से मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो एक जनरल ट्रेंड है 3 to 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, यानी पर्सनल असेसमेंट के लिए। सो 180 से लेकर और 300 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है इस, और केवल उन्हीं बच्चों को पर्सनल असेसमेंट के लिए कॉल किया जाए। पॉजिटिव रॉ स्कोर अगर हम बात करते हैं, तो एज आई मेंशन एप्लीकेंट्स हु सिक्योर्ड पॉजिटिव रॉ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इन ऑल 3 सेक्शंस। 2021 में जब एग्जाम हुआ था, तो जो पॉजिटिव रॉ स्कोर्स थे वो क्रॉस करने वाले कुल कितने स्टूडेंट्स थे, ये आप इस टेबल से देख सकते हैं इन इंडिविजुअल कैटेगरी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिनिमम कट ऑफ मार्क्स की। हर एक सेक्शन में जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं कैटेगरी वाइज, वो एडमिशन कमिटी डिसाइड करती है। वो इस साल क्या थे, ये आपके सामने। लेट्स से अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो फर्स्ट सेक्शन जो है क्यूए एसए, उसमें 8 मार्क्स रिक्वायरमेंट थी। याद रखिए 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो आउट ऑफ 10 अगर किसी बच्चे ने 2 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट कर दिए तो उन्होंने ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर ली। सेकंड सेक्शन में ये थे 11 मार्क्स। दैट मीन्स अगर किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए 3 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए और एक मिस्टेक भी कर दी, तो भी उनकी ये कट ऑफ क्लियर हो गई।
थर्ड सेक्शन इंग्लिश, एज यू कैन सी इसकी कट ऑफ जनरली थोड़ी सी हाई जाती है, 51 मार्क्स है। लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे एक स्टूडेंट्स के 14 क्वेश्चंस करेक्ट हैं एंड 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। तो 14 इंटू 4 56 माइनस 5 51, ये कट ऑफ क्लियर हो गई इनकी। ऐसा करने वाले 13 फीमेल कैंडिडेट्स थी, 62 मेल कैंडिडेट्स, टोटल 70। तो यहाँ पर आप ये क्राइटेरिया देख सकते हैं हर एक कैटेगरी का कि क्या मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड थी और कितने स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इस कट ऑफ क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे। ना जो स्टूडेंट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका नेक्स्ट स्टेप होता है पर्सनल असेसमेंट। नॉर्मली दो मेथड्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू और दूसरा राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में किसी भी करंट टॉपिक पर आपको लिखने के लिए कहा जाता है, मे बी 300 वर्ड्स पे एक आर्टिकल आपको लिखने के लिए कहा जाएगा या ऐसे लिखने के लिए कहा जाएगा जिसको इवैल्यूएट किया जाता है। पर 2021 के एग्जाम में राइटिंग एबिलिटी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया था, टोटल पर्सनल इंटरव्यू ही कंडक्ट किया। और पर्सनल इंटरव्यू के बारे में एक बात अच्छे से समझ लें, यहाँ पर आपसे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, आपने 11th और 12th में क्या पढ़ा है। मेजर फोकस होता है ऑन योर सब्जेक्ट। मैक्सिमम क्वेश्चंस, रादर मैं कहूंगा 90% क्वेश्चंस आपके एकेडमिक्स पर बेस्ड होते हैं। बाकी 10% में वो क्या पूछ सकते हैं, मे बी थोड़ा बहुत आपके सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, थोड़ा जनरल अवेयरनेस में पॉलिटिकल सर्कल के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी हॉबीज के बारे में बात की जा सकती है। यहाँ तक कि अगर आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मे बी वो एक सोशल कॉज के लिए एक्टिविटी है, तो उसके बारे में भी वो बात कर सकते हैं। नॉर्मली रिटन टेस्ट होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 15 डेज में इनका रिजल्ट आ जाता है और उसके 5 से 7 दिन बाद में इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू कॉल्स, हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप रिटन टेस्ट के बाद तुरंत अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दें। अपने 12th में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या 11th में जो पढ़े हैं, उनका रिविजन कर लें। सो इंटरव्यू सभी बच्चों के कंडक्ट हो चुके हैं। अब कंपोजिट स्कोर कंप्यूटेशन का एक स्टेज आता है, यानी कि फाइनल कैलकुलेशन। कैसे होता है वो? एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जो स्कोर आया है उसको इस साल वेटेज दिया गया था 65% और पर्सनल असेसमेंट को वेटेज दिया गया था 35%। दोनों को कंबाइन करके आपका सम करके कंपोजिट स्कोर निकाला जाता है और फिर मेरिट के हिसाब से आपको मेरिट पोजीशन दी जाती है एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीट्स ऑफर की जाती है। याद रखिए यहाँ पर ये एक वेट लिस्ट नहीं निकालते हैं, फाइनल सेलेक्ट लिस्ट निकालते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आपको कंसिडरेशन पूल में रखा गया है, अगर कोई सीट वैकेंट होती है तो हम आपको इन्फॉर्म। एक चीज आप यहाँ नोट करें, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका वेटेज 65% है। तो यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप रिटन टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ या ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करके इंटरव्यू कॉल ले भी आते हैं तो आपकी फाइनल सिलेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज आपसे ऊपर एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन 3 to 5 टाइम्स स्टूडेंट होंगे। आप एक या दो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में 100% परफॉर्म करके ब्रेक कर सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं, पर सारों को नहीं, क्योंकि आप ये मान के चले कि बाकी स्टूडेंट्स भी उतनी ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो जरूरी है कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का जो स्कोर है वो अच्छा हो। इनफैक्ट कोशिश करें कि आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में यहाँ पर आ सके, क्योंकि उस केस में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशंस की। 27% of the seats are reserved for other backward classes, candidates belonging to the non-creamy layer, that is NCOBC. 15% for SC category students के लिए है, 7.5% for ST candidates के लिए है, up to 10% for economically weaker sections के लिए and 5% for persons with benchmark disabilities के लिए। इसके बारे में भी अगर कोई चेंज होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको ये मालूम चलता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में समझ लें, प्रोसेस समझ लें, एग्ज़ाम कब होता है, फॉर्म कब भरे जाते हैं। नॉर्मली मार्च फर्स्ट वीक के आसपास इसके फॉर्म्स निकलते हैं और उसी समय आपको फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन होगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, ध्यान रखिए आपको सेंटर पे जाके ही ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। ये टेस्ट ऐसा ही कंडक्ट हो रहा है। इस साल आईएम इंदौर का जो स्कोर था, जो आईपीमेट का स्कोर था, आईएम रांची ने भी उसी स्कोर के बेसिस पे अपने एडमिशन दिए हैं और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है निर्मा यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी इसी के बेसिस पे अपने एडमिशन दिए हैं। हो सकता है अगले साल कुछ और कॉलेजेस इस स्कोर को एक्सेप्ट करें, बट देन उसके लिए आपको वेट करना होगा एक साल बाद जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसके लिए।
हाँ, अगर आप इस कोर्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं, करिकुलम के बारे में समझना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा सोर्स होगा आईएम इंदौर की वेबसाइट, जो कि है www.iamidr.ac.in। वहाँ पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट पे आप क्लिक करें और पूरा डिटेल आपके सामने होगा। एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो स्टेप 1 में हमने जाना है एग्ज़ाम के बारे में। आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम इनकी तैयारी करें, कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए।